हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपका सेल रहेगा। और ये आपका साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आज कंप्लीट देखने वाले हैं वन शॉट वीडियो के अंदर। हर एक कंसेप्ट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हर एक चीज़ को हम समझेंगे किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें होती हैं इस चैप्टर के अंदर। सेल क्या है, सेल के टाइप्स क्या हैं, एवरी चीज एवरीथिंग, जो भी चीज़ इसके अंदर होगी, हर एक चीज़ आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिलेगी। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल है आपका, उसके बारे में कुछ बातों का हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी सेल है वो कैसे बनी और क्या उसका मेन पर्पज़ है हमें पढ़ने का। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ बच्चों, वो ध्यान से सीखना। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ना, एक छोटा सा कोई एटम होता है, बहुत सारे एटम मिलके आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो एक सेल बनाते हैं। ठीक है, और ये सेल आपकी आगे चल के जब जुड़ती है काफ़ी सारे सेल, तो वो बनाती हैं टिश्यू। टिश्यू और टिश्यू मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, या फिर टिश्यू सिस्टम कह सकते हो आप, ऑर्गन। ऑर्गन बहुत सारे मिल जाते हैं तो बनती है आपकी बॉडी। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि किस तरीके से आपकी ये सेल काम करती है आपकी पूरी बॉडी बनाने में। ठीक है, एक सेल बहुत सारे सेल को जोड़ के टिश्यू बनाती है, और टिश्यू जुड़ते हैं तो वो टिश्यू सिस्टम, एंड देन ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद वो बॉडी बनाते हैं। तो सेल आपका ये चैप्टर है, हम इस लेवल पर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 आपका है, और ये बायो का चैप्टर है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट पर। तो यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ गई, जो आपकी सेल है वो आपकी फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जो आपकी लाइफ है, पूरी की पूरी बॉडी है, आपकी इसी सेल से मिलके बनी है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और आप ये भी कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, मैंने यहाँ पर दो वर्ड बोले, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे, फंक्शनल का मतलब वर्किंग। वर्किंग जो होगी वो आपकी किस तरीके से है वो आपको पता चलेगी इसमें। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के जो भी टाइप्स हैं इसके अंदर। तो चैप्टर को हम समझते हैं सबसे पहले ग्लैंस के अंदर कि एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू क्या है, देन उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है जो ऑर्गेनिज्म, जो मैंने आपको बॉडी बताई, वो जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म है, वो किस टाइप का है। ऑर्गेनिज्म आपका दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से मिलके बना हो, सिंगल सेल जिसके अंदर होती है, वन सेल भी आप कह सकते हैं। और ये होता है मल्टी सेल। ठीक है, मल्टी सेल, बहुत सारी सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बना होगा उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और जो सिंगल सेल से मिलके बना है उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दे बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर मल्टी सेलुलर की हम बात करें तो एग्जाम्पल आपका मैन, हम खुद, काओ, डॉग, इंसेक्ट, ये सब क्या हैं आपके मल्टी सेलुलर सेल के एग्जाम्पल है। और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। पहले आपको ऑर्गेनिज्म को समझना है, दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर। आई होप आप सब इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपकी सेल के ऊपर। जो आपकी सेल होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये इसके अंदर सेल होंगी, तो ये मान लो कोई सेल है। इस सेल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसके ऊपर आपकी सेल वॉल है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको समझते हैं कि क्या क्या पार्ट आपकी सेल के हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें सेल के अंदर, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये आपका स्ट्रक्चर है इन प्लांट्स। ये आपको स्टार मार्क कर लेना है बच्चों। ये जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। सेकंड आपका पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, ये आपका प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में ये एब्सेंट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सेल वॉल आपका एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, ये आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, न्यूक्लियोटाइड आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर है। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये समझ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। मान लो ये आपका जो डीएनए है, ये डीएनए, अगर ये डीएनए किसी न्यूक्लियस के अंदर है तो ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। अगर ये डीएनए आपका ओपन पड़ा हुआ है, खुला है, तो इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये चीज़ें होती हैं। इतनी बात आप सीख गए होंगे कि ये चीज़ें क्या है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, और न्यूक्लियस क्या है। इसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर हम इसको न्यूक्लियस ही कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आएगा आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो,
ये आपकी सेल है, इसके अंदर जितना भी ये फ्री स्पेस है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर जितना भी आपका फ्री स्पेस होता है, जो फ्री फ्लूइड है, उसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है बच्चे आपका सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है आपका फ्लूइड। तो सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए। अब आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये आपका 2 टाइप का होता है, RER और आपका SER। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता होगा। गोल्जी अपरेटस होगा जिसको कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, और उसके बाद आपका लाइजोसोम जिसको आप सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग आपको लाइजोसोम को पता होना चाहिए, सुसाइडल बैग आपका लाइजोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ATP फॉर्मेशन करता है। वैक्यूल्स आपके स्टोर करते हैं, जैसे वैक्यूल जो होता है, जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल के अंदर वो छोटा होता है, कई बार एब्सेंट भी होता है। प्लास्टिड, प्लास्टिड आपका प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल में ये भी एब्सेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो जो मैंने हाईलाइट पॉइंट की है वो आपको याद होने चाहिए। देन सेंट्रियोल आपका एनिमल सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि कौन कौन सी किसके अंदर है, कौन कौन सी किसके अंदर नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक ना आपको एक दूसरे कलर से एक हाईलाइट करके बताता हूँ कि कौन सी प्लांट सेल के अंदर है, कौन सी एनिमल। प्लास्टिड आपका प्लांट सेल के अंदर होता है, और उसके बाद आपका आएगा ये सेल वॉल, ये भी आपका प्लांट सेल के अंदर होता है। बाकी सब आपका किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उसके बाद स्टडी की पॉइंट्स। अब कुछ की पॉइंट्स की हम अब बात करेंगे, डिस्कवरी की हम बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, देखो डिस्कवरी की हम बात करेंगे, डिस्कवर किसने किया सेल को। टाइप्स हम देखेंगे, ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। इसके बाद प्रोकैरियोट, यूकैरियोट हम समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस समझेंगे, सेल शेप पढ़ेंगे, सेल साइज पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, प्लास्टिड क्या है, वैक्यूल क्या है। इन सब टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको इस वन शॉट वीडियो में कवर कराऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले हम कवर करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस। देखो क्या क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, वो समझ। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो नहीं होती। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ये भी आपको याद रखना है। और एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। वैक्यूल्स होता है इसके अंदर, बिल्कुल होता है, इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स नहीं होता। अगर होगा भी तो वो बहुत छोटे साइज का होगा, कई बार किसी सेल के अंदर वैक्यूल है तो बहुत छोटे साइज का होगा। कैन एब्जॉर्ब लिक्विड, ये एब्जॉर्ब कर सकती है लिक्विड को, ये लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कौन, एनिमल सेल। क्रिएट फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जो ये आपकी प्लांट सेल होती है फोटोसिंथेसिस करती है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स इनको हम कहते हैं, ऑटोट्रोफिक। जो प्लांट्स होता है ऑटोट्रोफिक इन नेचर होते हैं। जो आपके प्लांट सेल होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सेल वॉल जो होती है वो आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है प्लांट सेल के अंदर, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है। कैन फॉर्म ए वेराइटी ऑफ शेप, हैव लाइजोसोम, इनके पास लाइजोसोम भी होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक साइज, जो न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक साइज है वो आपको समझना है। जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल के अंदर वो सेंटर में होता है, और इसका आपका पेरीफेरी के अंदर होता है, किंग प्लांट सेल के अंदर। यूकैरियोटिक प्लांट साइज, और ये चीज़ें हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखते जाओ। ये आपकी प्लांट सेल विद क्लोरोप्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लीफ है, और लीफ के अंदर अगर जूम किया जाए तो यहाँ पर इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स क्या है, ये हमारी एनिमल सेल है, इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी बात लिखी है, सेल डिस्कवरी से रिलेटेड है, उसको देखो एक बार ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट कहता है ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनाइटेड कॉल्ड एज सेल्स। जितनी भी चीज़ें हैं आपकी धरती पे वो सब सेल से मिलकर बनी हुई माइक्रोस्कोपिक यूनिट, तो इसके लिए हम बोलते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो मैंने भी बोला था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ये लाइफ की, कौन, सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोज्ड ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल को पढ़ना, सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ना साइटोलॉजी होता है। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी।
सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया। इन डेड कोक्स लाइस इन द ईयर 1665। उसके बाद आपका एक न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लियस की भी आपको डिस्कवरी पता होनी चाहिए, जो कि आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, ये भी आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीवनहुक। फर्स्ट जो लिविंग सेल थी वो डिस्कवर की गई थी लीवनहुक के द्वारा। ठीक है। इट्स कंसिस्टेंसी डिफर अंडर डिफरेंट कंडीशन। इट एग्जिस्ट इन सोल जेल स्टेट्स। ये अलग अलग स्टेट में मिल सकती है, कंसिस्टेंसी की डिफरेंट कर सकती है, कंडीशन अलग अलग हो सकती है जो आपकी लिविंग सेल होती है। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयन, सोल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब आपकी सेल के अंदर होते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, सो ये चीज़ आपको समझनी है। प्रोटोप्लाज्म को मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। देखो ध्यान से समझना आप इस चीज़ को, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रोटोप्लाज्म को हम समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है देखो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना। देखो ये आपकी सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपकी सेल, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दोनों को जब हम मिला देते हैं, दोनों प्लाज्म को, दोनों फ्लूइड को, तो हम बोलते हैं कि ये है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक, समझ में आई आपको चीज़ प्रोटोप्लाज्म क्या है, आ गई होगी होप। तो आगे चलते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के ऊपर स्टार मार्क कर लो, पेपर में हर बार ये क्वेश्चन आया है और ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चन आता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं सेल थ्योरी से। अब इसको समझते हैं क्या है सेल थ्योरी, तो ध्यान से समझना। दो साइंटिस्ट थे, टू बायोलॉजिस्ट, शिल्डन एंड श्वोन। उन्होंने सेल थ्योरी को दिया, विच स्टेट दैट, सेल थ्योरी क्या कहती है पहले वो समझो। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी आपके एनिमल हैं, जितने भी आपके प्लांट हैं, सब के सब किससे मिलके बने हैं, सेल से। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरी कहती है ये चीज़ें। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपको ये की पॉइंट याद रखने हैं सेल थ्योरी के अंदर। सारी की सारी प्लांट और एनिमल सेल किससे मिलके बने हैं, सेल से। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो बनी हुई है। वायरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। जो वायरस होते हैं वो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के, क्यों है वो आपको पता होना चाहिए। वायरस के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप की सेल होती है, ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। पहले हम एक चीज़ देखते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या, तो वो देखो। यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मल्टी सेल, मैनी सेल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो तो मल्टी सेलुलर, और एक सिंगल सेल से मिलकर बना हो तो यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल आपने पढ़ा था पेरीमीशियम और अमीबा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या है, प्रोकैरियोटिक में क्या है, जो आपका डीएनए है वो ऐसे ही ओपन रहता है, और यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये सेल। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें फ़र्क पता होने, जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में फ़र्क पता चला, इसका जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसका डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक का। सो ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अब इनके डिफरेंस की बात करेंगे, आप इन डिफरेंस को अपनी कॉपी में भी जरूर लिखें और समझें इन दोनों चीज़ों को। अब इसको डिटेल में हम बात करते हैं डिफरेंस की। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर हैं सेल्स के, उसके बिहाफ पर आप ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करते हो, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। भी मैंने आपको बताया। सेल के नंबर के हिसाब से बात करें तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल होती हैं और मल्टी सेलुलर आपकी एक से ज़्यादा सेल, मैनी सेल भी आप कह सकते हैं, मैनी सेल। फंक्शन क्या है यूनिसेलुलर का, ऑल फंक्शंस एज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। सारे के सारे फंक्शन आपकी सिंगल सेल परफॉर्म करेगी और इसमें हर एक सेल डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी। जैसे आपकी बॉडी के अंदर लीवर सेल है, वो लीवर वाला काम करेंगे सारा का सारा। किडनी के वो फिल्ट्रेशन का काम करेंगी। हार्ट की सेल है वो पंपिंग का काम करेंगे। तो अलग अलग सेल अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिवीज़न ऑफ लेबर नॉट परफॉर्म, जो अलग अलग इनका काम है वो परफॉर्म नहीं है, अलग सारी चीज़ें एक ही सेल से होती हैं और इनका जो वो है फंक्शन है वो अलग अलग स्पेसिफाइड है, हर किसी को पता है कि उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल, एक ही सेल सिंगल सेल ही वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड सेल हो सकती है। जर्म सेल टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्शन। जर्म सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्पर्म सेल और ओवरी की बात करते हैं, एक की बात करते हैं।
लाइफ स्पैन इनका वो छोटा होता है और इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, किसका, यूनिट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हम सेल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। अब इन दोनों को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, वेरी माइन्यूट इन साइज, छोटा बहुत छोटा। थोड़ा सा बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल का साइज किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोइड जो होता है, नोट सराउंडेड बाय ए सिंगल बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी आपको बताया ये आपकी सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है, जो डीएनए ये आपका साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन इसका जो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो आपका ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये आपका डीएनए होता है। तो इस तरीके से आपका ये डीएनए काम करता है, न्यूक्लियर मटेरियल। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट। आपको पता है आपकी आपकी जो यूकैरियोटिक सेल उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं, ये भी हमें पता है। न्यूक्लियोलस अब्सेंट और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे इसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं हो, जैसे आपका RER हो गया, आपका गोल्जी अपरेटस हो गया, ये इसके अंदर नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी अपरेटस भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, नो माइटोसिस, इसमें माइटोसिस नहीं होती, लेकिन जो आपकी सेल है वो फिजन और बडिंग से ही होती है। लेकिन इसमें सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस दोनों से होती है। माइटोसिस और मियोसिस में दोनों में क्या फ़र्क है वो समझो, अभी इसको समझते हैं। माइटोसिस मियोसिस क्या है, ये जो चैप्टर है बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 9th क्लास के हिसाब से, और इसमें हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के आंसर कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है, इसको समझते हैं। माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस होता है जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है कंप्लीटली, और ये दोनों इक्वल डिवीजन करते हैं, सॉरी इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। ये 2n है तो ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, एक सेल से 4 सेल बनती हैं ऐसे, ठीक है। ये 2n है तो ये सारी की सारी n होंगी, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। इसमें आपका डिप्लॉइड जो सेल होती है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब चलते हैं आगे, ये आपकी सेल है, इसमें आपको देखो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये आपका डीएनए हो गया, राइबोसोम इसके ऊपर अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप ER बोलते हैं, ये आपका गोल्जी अपरेटस हो गया ऐसा, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैक्यूल, ये क्लोरोप्लास्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल। इसका मतलब ये क्या है, आपकी प्लांट सेल है। देखो सेल वॉल दिखते ही आंसर पिक करना प्लांट सेल आपने, ये देखी। ये आपकी एनिमल सेल है, क्यों है ये एनिमल सेल, देखो इसके पास सेल वॉल नहीं है और इसके पास सेंट्रियोल है, तो ये एनिमल सेल होगी, सीधी सी बात है। ये प्लांट सेल है आपकी और ये आपके एनिमल सेल है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों सेल का क्या है। अब आगे चलते हैं, सेल की शेप की अब हम बात करेंगे, इसको भी स्टार मार्क कर लो। सेल्स आर वेरिएबल शेप एंड साइजेस, अलग अलग साइज हो सकते हैं। देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, उनके फंक्शन के बिहाफ आपकी जो सेल है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। इलोंगेटेड हो सकती है, ब्रांचेज हो सकती है, डिस्कोइडल हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकती है, मसल एक्सेट्रा। तो ये आपकी कुछ सेल्स के टाइप्स हैं, इसको देख लेना। स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बहुत पतली सी लेयर होती है ऐसे। सिलिएटेड आपकी ट्रैकिया में होती है ये। अच्छा ये स्टमक की सेल है, कोलुमनर, ऐसी कॉलम जैसे स्ट्रक्चर बने होंगे, ये आपकी स्टमक के अंदर होती हैं। अच्छा प्लेन मसल फाइबर आपकी मसल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। अच्छा स्ट्राइप्ड मसल फाइबर ये आपकी मसल के अंदर होती है। मसल फाइबर ये आपकी हार्ट की है, इसको आप कार्डियक मसल भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपकी डेंड्राइट की सेल है, बोन सेल हो गई जिसको आप ओस्टियोसाइट बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ओवम आपका एग सेल हो गया, स्पर्म आपका मेल के अंदर होती है, आपका फीमेल के अंदर होता है। ये आपकी न्यूरॉन सेल है। तो ये सारी की सारी आपकी सेल हुई। अब साइज़ की बात करते हैं, जो आपका सेल का साइज़ है वो अलग अलग हो सकता है।
साइज ऑफ द सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पर आपकी जो सेल का जो साइज़ है वो अलग अलग हो सकता है। सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल नेक्ड आई, कुछ आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कुछ आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। इनका साइज जो होता है 0.2 mm माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है आपकी सेल का साइज। ये आपको याद रखनी है बात। सम ऑफ द टिपिकल सेल इज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 20 to 30 नैनोमीटर। तो इतना साइज भी आपका एक नॉर्मल साइज होता है। द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग, जो 15 सेंटीमीटर की सेल होती है वो आपकी ओस्ट्रिच का एग होता है। और लॉन्गेस्ट की बात करें तो आपका नर्व सेल होता है, 1 मीटर तक इसकी जो है लेंथ होती है। स्मॉलेस्ट की बात करें तो PPLO प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है आपका माइकोप्लाज्मा, 0.1 आपका डायमीटर होता है। ह्यूमन एग की जो डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर। तो आपको ये नंबर याद करना है, ये नंबर को याद कर लेना आप। ये नंबर आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आपको याद होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, अभी हम चलते हैं आगे। आगे आपके हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कि जो आपकी सेल है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। देयर इज अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है फंक्शन के बिहाव पर भी हम देखेंगे। विद इन ए सेल एज दे गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल बोले जाते हैं इनको, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं। ईच ऑफ देम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग सेल ऑर्गेनल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, एनर्जी बनाता है। आपका RER आपका प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। SER आपका लिपिड बनाता है। सो हर एक ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन है, उसको हम देखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस है, ये इसका सेल का न्यूक्लियस हो गया। और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ें मैं भी आपको बता के हटा था थोड़ी देर पहले। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों एक ही चीज़ है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वैसे तो ये 11th क्लास में है आपका, फिर भी 10वीं क्लास में दिया है तो समझ लो, आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो उसको देखते हैं अब क्या है। देखो बच्चों ध्यान से समझो, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी बाइलिपिड लेयर होती है। ठीक है, ऐसे ये मैंने 2 लिपिड की ऐसे लेयर बनाई मैंने, ध्यान से बनाते जाओ इसको ऐसे। ठीक है, और इसके बीच में आपके कुछ प्रोटीन होते हैं ऐसे, एक बीच में होता है एक आउटर में होता है। ठीक है, ये आपकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दो, एक लेयर ये होगी दूसरी लेयर होगी। बीच में जो प्रोटीन उसको बोलते हैं हम इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन, और आउटर में इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी सेल बनती है। ये आपका हेड हो गया, ये मैंने जो बनाई है हेड, और ये होगी आपकी टेल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हेड टेल 2 प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर आपका जो आपका है कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एज ए बफर यूज़ किया जाता है। तो अब इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर है। देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई, यहाँ पर एक, ये कहाँ गया, एक टेल होती है एक हेड होता है। जो गोल वाला रीजन आपको दिख रहा है ये आपका हेड है, और ये जो आपको लाइन्स दिख रही है ये आपकी टेल है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबियो टेल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, एक आपका पेरिफेरल, एक होता है आपका इंटीग्रल। तो ये जो बीच में है ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो आउटर में होता है वो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है जो ऊपर होगा। ठीक है, ये ऐसे। और एक ही आपका कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है जो इनके बीच में होता है, एज ए बफर यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक लेयर ऊपर वाली एक लेयर नीचे वाली, 2 लेयर होगी जिसको बाइलेयर इसलिए कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के साथ भी समझाया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे।
मेम्ब्रेन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। ऑल्सो कोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी बोला जाता है इसको। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल, ये आपकी सेल की बाउंड्री होती है। मैंने आपको बताया ये सेल है तो इसकी ये बाउंड्रीज को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये आपका मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। अभी मैंने आपको प्रोटीन होते हैं दो टाइप के, पेरिफेरल एंड द इंटीग्रल प्रोटीन। प्रोटीन आपका सैंडविच की तरह काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे, ये ऐसे एक के ऊपर एक, ठीक है, ऊपर नीचे। अब हम चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है तो हर किसी को एंट्री नहीं देगी, क्रॉस कर देगी, रोक देगी किसी भी, अगर अगर वो उसका साइज़ बड़ा हुआ या सेल के लिए वो खतरनाक हुआ तो उसको अंदर एंट्री नहीं करेगी, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर। सम मटेरियल एंड आउट ऑफ द सेल, कुछ ही चीज़ों को वो अलो करती है, एंट्री देती है और एग्जिट देती है। सिंगर एंड निकोलसन जो है उन्होंने इस मॉडल को तैयार किया जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने यहाँ पे आपको ये मॉडल बनाया, आपका पूरा का पूरा क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट है, आपको याद होना चाहिए। जो साइज होता है इसका 75 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, फ्लेक्सिबल होती है, फोल्डेड होती है, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को ये रेगुलेट करती है, इनसाइड एंड आउटसाइड, बाहर और अंदर की एंट्री को ये रेगुलेट करती है। डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल, कि सेल की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस चीज़ का भी ध्यान रखती है और हेल्प करती है इस चीज़ में। दो फंक्शन है इसके। आगे चलते ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरीके से ट्रांसफर। देखो अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो अगर जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वो डिफ्यूज़न कहलाता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जब गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, जैसे मान लो एक जगह पे बहुत ज़्यादा गैसेस हैं तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जब गैस मूव करेगी तो वो डिफ्यूज़न होगा, और हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मूव करेगा तो वो आपका ऑस्मोसिस होगा। बस इतना आपको समझना है। और बीच में क्या होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। मूवमेंट ऑफ सोल्यूट आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, मैंने आपको बताया। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में आपको गैस वर्ड याद रखना है और इसमें आपको ऑस्मोसिस में आपको वाटर याद रखना है बस। ऑस्मोसिस कैन बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, दो टाइप का ऑस्मोसिस हो सकता है। Movement of solvent into the cell is called endosmosis. Movement of solvent outside of the cell is called exosmosis. देखो दो चीज़ें होती है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो कैसे, मान लो ये एक मैंने मेरे को एक सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन के अंदर क्या चाहिए मेरे को, ये पानी मैंने इसके अंदर पहले रखा, ये है आपका वाटर जिसको मैं बोलता हूँ सोलवेंट। इसके अंदर मैंने ये नमक ऐड कर दिया जिसको मैं बोलता हूँ सोल्यूट। तो सोलवेंट और सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब होता है पानी। तो पानी अगर इनसाइड द सेल है, इनटू द सेल है तो एंडोस्मोसिस अंदर की तरफ है, अगर वो बाहर निकल रहा है तो एक्सोस्मोसिस है। बस आपको याद रखना है, पानी बाहर निकल रहा है तो एक्सो, अंदर जा रहा है तो एंडो। तीन टाइप के आपके और सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। देखो अगर पानी बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है इसका मतलब आइसोटोनिक का बराबर इक्विलिब्रियम रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस आने वाला नहीं। लेकिन अगर पानी बाहर ही जा रहा है तो अंदर से साइज़ क्या होगा सेल का, वो श्रिंक हो जाएगा, तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। अगर सेल में पानी भरता ही जा रहा है तो आपका ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। कैसे, देखो आप रात को इस पानी के अंदर आपने चने भिगो के रख दिया तो सुबह आप देखेंगे तो फूल जाएंगे वो, तो उसके अंदर क्या हुआ है, पानी भर गया है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन हुआ। आप देखेंगे कि आप किसी किशमिश को अगर सोल्ट के पानी में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी, जिसका मतलब पानी बाहर निकला है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया, आइसोटोनिक हो गया और हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। तीन टाइप के आपके सोल्यूशन होते हैं बेटा, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसकी कवरिंग है, ये प्लांट सेल की कवरिंग है। प्लांट सेल का फीचर है, एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। अभी मैं खुद आपको पहले भी बता के हटाऊंगी, जो प्लांट सेल होती है वो आपका प्लांट सेल का फीचर है, जो सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल में ये आपका एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल वॉल इज रिजिड, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती है। नॉन लिविंग इन स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं होती। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, आपको याद रखना है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, जो आपकी सेल वॉल है आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है सेल वॉल में, एक तो ये रिजिड होती है, हार्ड होती है,
दूसरा पॉइंट नॉन लिविंग होती है ये। तीसरा पॉइंट सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से ये मिलके बनी हुई होती है। कौन? आपकी सेल वॉल, ये रही। और दो सेल वॉल के बीच में एक जगह होती है जिससे वो ज्वाइन होती है, इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगी ऐसे बीच में, इसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये आपको याद रखना है। प्राइमरी जो पहले आएगी, सेकेंडरी जो बाद में आएगी सेल वॉल के साथ, उसको हम सेल वॉल के कंपोनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन क्या है सेल वॉल के? ये प्रोवाइड करती है शेप, डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, परमिएबल एंट्री और जो एग्जिट है उसको, मॉलिक्यूल को ये एंट्री और एग्जिट को अलो करती है, रिपेयर एंड रिजनरेशन का काम करती है। अगर सेल वॉल जो है ख़राब हो जाती है तो अगर कोई दिक्कत है तो वो उसको रिपेयर भी करती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्टार मार्क करके रखना है इसको। न्यूक्लियस क्या है? देखो ये न्यूक्लियस है पूरा का पूरा। न्यूक्लियस क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन से ही आपका न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ से आपकी, ये भी कह सकते हैं आप, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक बनता है, दोनों एक दूसरे के साथ जॉइन रहते हैं। अब यहाँ पर जिसके ऊपर ये राइबोसोम है उसको हम बोलते हैं आर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर ये नहीं होंगे उसको बोलते हैं एस। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ये हमको भी बताया। इस पूरी प्रोसेस को, जो दोनों हैं आउटर इनर मेम्ब्रेन, दोनों को मिला के हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा ये न्यूक्लियर एनवलप है पूरा का पूरा। बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिया, इसको बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है जो आपका डीएनए है, वो इस धागे की फॉर्म में ऐसे इकट्ठा होता है, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। बाहर की तरफ है जो आपको पेरीन्यूक्लियर बोला जाता है, बाहर उसके बाहर चला जाएगा तो हेट्रोक्रोमेटिन। और पेरीन्यूक्लियर स्पेस, दोनों जो मेम्ब्रेन उनके बीच के स्पेस को बोलते हैं। ये न्यूक्लियर पोर है, छोटा छोटा छेद होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये आपका डायग्राम है न्यूक्लियस का, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो देख लो, मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ आपको। आप खुद इसको कैसे बनाएंगे वो भी आपको याद होना चाहिए। बहुत इजी है बेटा ये चीज़ें ना, आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगी। बहुत इजी समझ में आने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया है एक न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, ये मैंने बना दी है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई आउटर, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर बीच में कुछ गैप होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। बीच में होता है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, और इसके आउटर मेम्ब्रेन पर आपकी ऐसे जुड़ी रहती हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम है तो आपका RER हो जाएगा, नहीं है तो SER हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यही वो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बना के दिखाया। सो ये आपको सारी चीज़ें मैंने आपको, अभी मैंने आपकी चीज़ और बताई थी, रॉबर्ट जो ब्राउन उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1831 के अंदर। ये आपको मैं अभी बता के हटा था स्टार्टिंग के कंसेप्ट के अंदर ही। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, पुराना। प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराना। और मॉडिफाइड जो न्यूक्लियस होता है वो आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी हम बोलते हैं इसको। किसको? न्यूक्लियस को। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर। हेरिडिटी का मतलब होता है जब जो जीन होते हैं, जैसे मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जो जीन है वो हेरिडिटी को बताते हैं कि हेरिडिटी में आपको कौन से जीन मिले हैं आपके पेरेंट्स से, तो वो हेरिडिटी होता है। पेरेंट्स से उसके बच्चों में जो जीन आए हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और यही आपका ट्रांसमिशन का काम करता है आपका न्यूक्लियस। अब आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म, अभी मैं बताया था आपको, ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस फ्री स्पेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पर एक फ्लूइड होता है। ठीक है, जहाँ पर फ्लूइड होता है आपके सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। द लिक्विड पार्ट ऑफ इन विच द अदर ऑर्गेनल फ्लोट। लिक्विड पार्ट आ गया ना, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म को कोलिकर ने 1862 के अंदर, 1862 के अंदर। कोलिकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने आपके साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया।
यहाँ पर दो टर्म लिखी हुई है, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल, को हम समझते हैं। एक्वेस सोल्यूबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। आपकी सेल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सोल्यूबल पार्ट होते हैं जो आपका क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। सेल ऑर्गेनल क्या है, लिविंग पार्ट होते हैं आपकी सेल के अंदर, डेफिनेट स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनल में आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो, आप ईआर पढ़ते हो, आप राइबोसोम पढ़ते हो, लाइसोसोम पढ़ते हो, सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपका दो टाइप का होता है, आर ई आर एंड एस ई आर। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। के अंदर एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर क्लोड एंड फोलम। ये तीन साइंटिस्ट आपको याद करने हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्टार मार्क कर लो। ये आपके टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर राइबोसोम अटैच है, तो आर ई आर हो गया। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं आर ई आर होता है। ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। स्मूथ जहाँ पर राइबोसोम नहीं हो क्या बनाएंगे, लिपिड या फिर फैट। ये लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों के डिफरेंस को पढ़ो अच्छे से, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या है ये। चलो देखते हैं। मेड ऑफ टिब्यूल्स मेनली, स्मूथ जो होता है वो टिब्यूल से मिलके बना है। हेल्प इन स्टेरॉइड लिपिड, देखो आ गया ना लिपिड, जो भी फैट वाली चीज़ें होंगी तो वहाँ पर आपका स्मूथ काम करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए रफ है। ये आपका क्लास्टेमी और सिस्टर्नी से बनता है, जो आपकी ये जो है ना, ये इनको सिस्टर्नी बोलते हैं। राइबोसोम एब्सेंट होता है और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। किसमें, आर ई आर में। फंक्शन क्या है, ऑर्गेनल है जो कि मूव करता है विद इन द सेल और चीज़ों को मूव कराता है विद इन द सेल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन, एक रीजन दूसरे रीजन में चीज़ों को मूव कराने का काम करता है आपका आर ई आर। तो ये आपका एस ई आर है और आर ई आर है, वो पता होना। जब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की, गोल्जी एपरेटस क्या है, ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपके सेल के अंदर। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल अरेंज पैरेलल टू द ईच अदर। देखो ये आपकी सिस्टर्नी हो गई पूरी की पूरी। इसके दो फेज होते हैं देखो। आपकी गोल्जी एपरेटस के दो फेज, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। ये आपको ध्यान से समझनी है चीज़। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो आ रहा है और जहाँ से आपका जाएगा वो आपका आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट, जहाँ से आप इसको एग्जिट करोगे वो ट्रांसफेस होता है। मान लो जैसे देखो ये सेल है, ठीक है, ये आपका मैंने बनाया है गोल्जी एपरेटस। यहाँ से आएगा कौन सा फेस हुआ, सिस फेस। यहाँ से बाहर निकले कौन सा फेस हुआ, ट्रांस फेस। बस इतनी सी बात समझिए, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। अंदर की जो बीच की कैविटी उसको बोलते हैं ल्यूमेन, खली कैविटी को। यही चीज़ है डिफरेंस। और वो इसके फंक्शन समझ लो, फंक्शन क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, लिपिड की फॉर्मेशन करने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेली, मिडल लैमेली बनाता है। सेक्रेटरी इन नेचर, सेक्रेटरी इन नेचर, सेक्रेटरी की तरह काम करता है। मेलानिन सिंथेसिस करवाता है, लिपिड प्रोटीन बनाता है। ये आपके सारे इसके फंक्शन हो गए। गोल्जी एपरेटस के दो चीज़ें याद रखनी है, स्पेस ट्रांसफेस ल्यूमेन, और ये फंक्शन हो गया आपका गोल्जी एपरेटस में। अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपको 9th क्लास के हिसाब से बेटा इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में आपको 11th क्लास में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के गैप के बीच को बोलते हैं हम क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये डीएनए हो गया आपका लीनियर टाइप का। खाली स्पेस को मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। देखो ये मैं बनाता हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर, ये इनर। बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसके ऊपर अटैच होंगे कुछ राइबोसोम, और इनको जो ये आपको दिख रहे हैं ये हो गया आपके क्रिस्टी। ये आपकी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। क्या करता है, एटीपी भी फॉर्मेशन करता है, एनर्जी बनाते हैं। इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको हम यहाँ से बोलते हैं ऑक्सीजोम। F1 पार्टिकल, F0 पार्टिकल, इसको ऑक्सीजोम कहा जाता है। एज सम टॉपिक्स आपका, ये भी टॉपिक आपका आएगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है।
कैसे ये ATP बनता है, किस तरीके से काम होता है, तो बने रहे, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास में। 9th क्लास में आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और किस तरीके से ये काम होता है वो पता होना चाहिए। बस फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, ATP बनाता है आपका। क्रैब साइकिल के अंदर ये रेस्पिरेशन करता है। क्रैब साइकिल क्या होता है, ये आपका एक साइकिल होता है जो आपका ATP की फॉर्मेशन करवाने का काम करता है। +1 क्लास का टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में। बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, ये देखो राइबोसोम है जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, आपका लैमेली होता है, वेसिकल होता है, टिब्यूल्स होता है, इनके ऊपर ये राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। राइबोसोम क्या है, एक सिंगल नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि आपका प्रोटीन की फॉर्मेशन कराने का काम करता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आपको प्रोटीन वर्ड याद रखना है आपके राइबोसोम के साथ। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट प्रोटीन, एंजाइम की हेल्प से आपका राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है। मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो आपको 9th क्लास के हिसाब से प्रोटीन की डेफिनेशन के बारे में ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन आपका बनता है राइबोसोम की हेल्प से। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, प्लांट सेल का फीचर है। प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये आपका क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है एज यूजुअल। इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। ये आपकी थाइलाकोइड है, और थाइलाकोइड के ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। ऐसे बहुत सारे होते हैं ऐसे ग्रुप, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इनको बोलते हैं हम लैमेली, ठीक है। और इनके अंदर होती है आपकी क्लोरोफिल, जो कि करते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस, किसमें, प्लांट के अंदर। बस इतना याद रखना है आप। अब आगे चलते हैं। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, भाई मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डिस्कॉइडल शेप होती है इसकी, यू शेप का भी आपको दिखता है, कई बार रिबन शेप का भी होता है। टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के हिसाब से बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो वाइट कलर देता है प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट रेड एंड ब्राउन, और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट देता है आपको ग्रीन कलर, ये क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट आपका दो टाइप का हो सकता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना क्या है वो समझ लो, दो पार्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, अभी मैंने आपको ये बताई है। तो थाइलाकोइड है, इसको तो ग्रेना बोलते हैं, इस फ्री स्पेस को स्ट्रोमा बोलते हैं। बस ये याद रखना है आपको। ये तो हो गया आपके ग्रेना, और ये फ्री स्पेस हो गया आपका स्ट्रोमा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। ग्रेना के अंदर आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। स्ट्रोमा के अंदर आपकी डार्क रिएक्शन होती है, आपको पता होना चाहिए। बस इतना याद रखना आपको, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। डार्क रिएक्शन में काम आता है, देखो मैंने आपको बताया। फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है आपकी थाइलाकोइड में, और ये होती है स्ट्रोमा के अंदर। वैक्यूल्स आपका ये रहा, इसके अंदर आप चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हो, वैक्यूल्स, ठीक है। ये होता है आपका वैक्यूल। अब बात करते हैं लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग भी बोला जाता है किसको, लाइसोसोम को। ये क्या करता है, चीज़ों को खा जाता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। किसके पास, लाइसोसोम के पास। सो ये है आपका लाइसोसोम हो गया। फंक्शन क्या है, फैगी, डाइजेशन करता है, वेस्ट मटेरियल को खा जाता है, डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इसके पास एंजाइम होते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, इसको मैंने आपको भी बताया है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसके पास होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। लाइसोसोम पेरोक्सिसोम होता है, सेल वॉल होती है इनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में, बहुत ईजी चीज़ें हैं। लिमिटेड मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इनमें स्मॉल वैक्यूल सेंट्रल, कई बार एब्सेंट भी होता है वैक्यूल्स। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, और इस पूरे चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए इन शॉर्ट, और बहुत अच्छे से मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई, जो चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में आने वाली है वो भी बताई, और सब कुछ मैंने डिटेल में कराया। फिर भी कोई डाउट आता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें, मैं उसको क्लियर करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा आपका टिश्यू, और इस चैप्टर के अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये आपको नोट्स चाहिए। PDF फॉर्म में मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख लेना। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपका लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि रहेगा आपका टिश्यू। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में बने रहें, और आगे हम टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों।